ऑल इंडिया रेडियो और राजसभा के एनालिसिस में आप सबों का स्वागत। अगर ऑल इंडिया रेडियो के अंदर न्यूज़ की बात करें तो कुछ खास पॉइंट नहीं निकलते हैं। नेक्स्ट बात करें देश देशांतर के अंदर तो एक न्यूज़ है, इंडिया अमेरिका बिजनेस काउंसिल के बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट द बिग पिक्चर के अंदर बात की गई है साइंस इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। एक टर्म है इंडिया अमेरिका बिजनेस काउंसिल। इंडिया अमेरिका बिजनेस काउंसिल, अब देखो ये टर्म क्या है, पहले इस बात को समझते हैं फिर सब कुछ समझ में आ जाएगा। ये जो इंडिया अमेरिका बिजनेस काउंसिल है ये 1975 में बना था। बस ये ध्यान रखना है, 45 ईयर्स हो गए हैं। और अभी क्यों न्यूज़ में है, क्योंकि वर्चुअल समिट हो रहा है इसका। तो जाहिर सी बात है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हमारे सामने आता है और अभी हो रहा होता है तो हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट होता है इसे बताने की ज़रूरत नहीं है। देखो, एरोस्पेस सेक्टर, डिफेंस सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, प्राइवेट इक्विटी सेक्टर, डिजिटल पेमेंट सर्विसेज, डिजिटल इकोनॉमी और इनर्जी सेक्टर, इन्वायरमेंट सेक्टर, फूड सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, लीगल एंड प्रीफर्स लीगल एंड प्रोफेशनल सर्विसेज सेक्टर, लाइफ साइंस सेक्टर, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट सेक्टर, सप्लाई चेन लॉजिस्टिक, टैक्स इंश्योरेंस एंड टैक्स इंश्योरेंस कह सकते हो आप। तो ये सारा टर्म जो है सो आप इसके अंदर ला सकते हो। और ये जो टर्म है आप किसी आंसर्स के अंदर भी कहीं भी यूज़ कर सकते हो, साइंस इनोवेशन में भी और ट्रेड में भी। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, एयरोस्पेस सेक्टर, डिफेंस सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, प्राइवेट इक्विटी सेक्टर, डिजिटल पेमेंट सेक्टर, डिजिटल इकोनॉमी, इनर्जी, इन्वायरमेंट, फूड, एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, लीगल एंड प्रोफेशनल सर्विसेज, लाइफ साइंसेज, लाइफ साइंस, मीडिया एंटरटेनमेंट, सप्लाई चेन लॉजिस्टिक, टैक्स और इंश्योरेंस की बातें यहाँ पर की जाती हैं। अब देखो, हमारा जो आईटी सेक्टर है, पहले हमारा उतना अच्छा आईटी सेक्टर नहीं था, लेकिन यूएसए का जो आईटी सेक्टर मजबूत है सिर्फ और सिर्फ हमारे बदौलत, मतलब भारत के बदौलत। भारत का डायस्पोरा भी बहुत ज़्यादा है, भारत सर्विस भी बहुत ज़्यादा देता है, ट्रस्ट बिल्डिंग, ट्रस्ट बढ़ रहा है। इंडिया ने अपना मार्केट खोला और सर्विस सेक्टर आगे बढ़ गया। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जोर हमारा थोड़ा कमज़ोर है, थोड़ा सा दिक्कत है यूएसए के साथ। हालांकि हम सरप्लस में है यूएसए के साथ, और जो यूएसए की कंपनी है भारत आना चाहती है, मान लिया थोड़ी देर के लिए। लेकिन दिक्कत क्या है कि लैंड की प्रॉब्लम होती है, क्लियरेंस की दिक्कत होती है। और हालांकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हमारा थोड़ा सा ऊपर गया है। अल्टरनेटिव मार्केट ऑफ चाइना, ये बहुत बड़ा टर्म है। हम लोग अक्सर बातें करते हैं, बहुत हार बिगेस्ट डेमोक्रेसी यूएसए एंड इंडिया, कोई दो राय नहीं है। दोनों इस कोरोना की स्थिति में, कोविड-19 की स्थिति में एक अलग तरह का चाहता है। हमारा रिलेशन सर्वविदित है, हम लोग मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं मालाबार के, क्वाड में हम लोगों ने बनाया है, क्वाड के तहत हम लोग बात करते हैं। आखिर ऐसा यूएसए हमारे पाले में क्यों आ रहा है? अक्सर बात करते हैं इंडो पैसिफिक में चाइना का जो डोमिनेंस बढ़ता जा रहा है, चाहे वियतनाम का इशू हो, चाहे फिलीपींस का हो, चाहे तिब्बत पर, चाहे हांगकांग पर, तो पूरा का पूरा हेजोनोमी जो है, चाइना का डोमिनेंस जो है सो, हालांकि यूएसए के साथ कुछ प्रॉब्लम्स भी है। जैसे स्टूडेंट का वीज़ा इशू आजकल आप देख लो, जीएसपी में हमें हटा दिया जाता है, लेकिन फिर भी। और दूसरा इंडिया का भी कंसर्निंग है कि यूएसए कहता है कि हमारा रॉयल इनफील्ड भारत में नहीं बीत पाता, सेल हो पाता है। तो भारत भी अलग तरह का मार्केट एक्सेस नहीं देखता है और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का हवाला देता है। तो दोनों तरफ से कहीं ना कुछ प्रॉब्लम्स तो है ही। ये यहाँ पर वही सारी बातें हैं। तो ये इस तरह से एक सिनेरियो बनता है, दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है। दोनों को अगर चाइना पर से निर्भरता ख़त्म करना है तो जाहिर सी बात है अड़चन के आगे सोचना होगा। कंपटीशन होना सही है, लेकिन कंपटीशन के तहत कॉम्प्लीमेंट्री के तौर पे अगर ये दोनों काम करें देन एक अच्छा पार्टनर हो सकता है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। द बिग पिक्चर का आर्टिकल है ये। एसडीजी की बात होती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात होती है, एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस की बात होती है, ई मोबिलिटी की बात होती है, और हरेसनिंग ह्यूमन रिसोर्सेज फॉर क्रिएटिंग नॉलेज इकोनॉमी। नॉलेज इकोनॉमी इस टर्म को आप एज इट इज़ यूज़ कर सकते हो। स्टेक होल्डर्स, एजुकेशन, इंडस्ट्री, पीपुल्स के साथ कंटेक्ट की जोड़ने की बात। आत्मनिर्भर जो भारत है, आत्मनिर्भर भारत, जो आत्मनिर्भर भारत का कॉन्सेप्ट अगर थोड़ा सा मैं डिस्कस करूं, अगर बैकग्राउंड में जाऊं, तो आपको याद आ रहा होगा स्वदेशी मूवमेंट हुआ था 1905 के आसपास स्टार्ट हुआ था।
और उस समय स्वदेशी की बात की गई थी, वही तो आत्मनिर्भर था। वहीं पर तो कहा गया था हम विदेशों के सामान पे क्यों। और उसके बाद जो सिविल डिसोबीडियंस होता है 1920-21 के आसपास जो गांधी जी का, वहाँ भी इस तरह की बातें होती है। तो ये आत्मनिर्भर का कॉन्सेप्ट कोई नया नहीं है। उससे आगे और आज़ादी के बाद तो हम फूड सेक्टर में हरित क्रांति लाए और आत्मनिर्भर बने। कहाँ हम 1970 के आसपास यूएसए से गेहूँ इंपोर्ट करते थे और हमारा खाद्यान्न कितना प्रॉब्लम था। तो आत्मनिर्भर एक नए सिनेरियो में हमारी गवर्नमेंट जो है जिस तरह का सिचुएशन है कह रही है, लेकिन कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। ज़रूरत है इसको आगे बढ़ाने की। ये डायनेमिक पॉलिसी की ज़रूरत है, इंडस्ट्री की नीड की ज़रूरत है, इंडस्ट्री बहुत ज़रूरत है इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने का। इसको पोटेंशियल को समझना होगा, आउटसोर्सिंग को समझना होगा, अट्रैक्टिंग पैटेंट एंड टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाना होगा। टैक्स बेनिफिट की बात, आर एन डी तो सबसे मस्ट है, एकदम नेसेसिटीज़ है, किसी भी कंट्री का बैकबोन है। इसके अलावा क्या होना चाहिए, एकेडमी एंड इंडस्ट्री लिंकेज होना चाहिए, कन्वर्ट द प्रोटोटाइप इनटू अ प्रोडक्ट, लक्ष्मी सरस्वती, इम्पैक्टफुल इनोवेशंस। अच्छा इनोवेशंस किया है, ये सब एक एग्जाम्पल है। कोरोना एंड चाइना इज़ एन अपॉर्चुनिटी, साउथ कोरियन वार, इंडस्ट्रियल बूम। ये हो सकता है, एक अपॉर्चुनिटी हो सकता है इंडस्ट्री बूम करने का। इंस्टीट्यूशन कैपेसिटी बिल्डिंग, इंक्लूजन, सोशियो इकोनॉमिक, जेंडर के आधार पर गवर्नेंस, कम्युनिकेशन, एक्सेस टू रिसोर्स, democratization, so even a young kid is charged up to contribute. एक्शन आइडियाज़, अकाउंटेबिलिटी एंड कंसल्टेशन। एक्शन आइडियाज़ होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए, कंसल्टेशन होना चाहिए। और जो कुछ टर्म है ये 5T पे फोकस किया सकता है, IT हो गया, BT हो गया, NT हो गया, CT हो गया, QT, ऐसे भी लिख दोगे तो चलेगा। और अंततः R&D की बात तो हम करते ही हैं। तो आज के डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू।